तो आज का हमारा टॉपिक है होस्ट माइक्रोब इंटरेक्शन, है ना। और इसमें तुम लोग स्टडी करोगे कि कैसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में इन्फेक्शन करता है और कैसे वो मतलब डिजीज कॉज करता है, क्या क्या स्टेप्स है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, तुम्हें हल्का सुपरफिशियली जाना है। सो हमारे बॉडी के अंदर कुछ नॉर्मल फ्लोरा होते हैं, है ना। नॉर्मल फ्लोरा मीन्स कि देयर आर सम टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच एग्जिस्ट ऑलरेडी इन आवर बॉडी। तो देयर आर सम, फॉर एग्जांपल इकोलाई। इकोलाई हमारा बॉडी का एक नॉर्मल फ्लोरा है, ठीक है। तो नॉर्मल फ्लोरा है तो वो बहुत सारी चीजों में हमारे डाइजेशन वगैरह में भी हेल्प करता है। जैसे इकोलाई है, इकोलाई माना जाता है कि बहुत तरह का ऑर्गेनिक एसिड्स का प्रोडक्शन करता है, जो कि हमारे बॉडी का जो पाचन सिस्टम है वो कंट्रोल रखता है एंड डाइजेशन में हेल्प करता है। बहुत तरह के ऐसे प्रोबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे ब्रिवी बैक्टीरियम, ये सब बैक्टीरियम जो है वो ऑलरेडी हमारे बॉडी के अंदर होते हैं और वो कुछ एंजाइम्स एंड ऑर्गेनिक एसिड का सेक्रेशन करते हैं, जो कि अल्टीमेटली हमारे लिए हेल्पफुल होता है। लेकिन अगर उनका नंबर, जैसे एक जो पार्टिकुलर एक नंबर होना चाहिए, इकोलाई का ही नंबर जितना बॉडी में हमारे होना चाहिए, अगर उससे ज्यादा अगर बढ़ जाता है तो वो इन्फेक्शन करता है। फिर वो उससे हमारे बॉडी में कुछ एबनॉर्मल सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। सो जैसे कह रहा है मोर बैक्टीरियल देन ह्यूमन सेल इन द बॉडी। कह रहा है जो नॉर्मल फ्लोरा है उसमें ज्यादातर जो मतलब कि जितने भी ह्यूमन सेल्स है उससे ज्यादा हमारे अंदर बैक्टीरियल सेल्स है। एंड ये दे प्रोवाइड सम न्यूट्रिएंट्स, विटामिन के वगैरह के सिंथेसिस में ये सारे जो बैक्टीरिया हैं ये हेल्पफुल होते हैं। एंड स्टिमुलेट इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी कैन बी क्रॉस रिएक्टिव अगेंस्ट सर्टेन पैथोजेंस। जैसे कि मैंने बताया कि हमारा जो इंडियन सिस्टम है वो दे आर हाईली इम्यूनिटी जो हमारे अंदर है वो बहुत ज्यादा हम लोगों के अंदर डेवलप किया हुआ है, इसलिए क्योंकि हम लोगों को बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने इन्फेक्ट किया हुआ है। और जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर इन्फेक्शन करता है, हमारा एंटीबॉडी जो है वो उससे लड़ता है एंड उसके अगेंस्ट एक मेमोरी सेल तैयार करता है, जिससे कि फर्दर अगर कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए तो वो इनकाउंटर करता है। और साथ ही के साथ ये एक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से के भी एंट्री को प्रिवेंट करता है। तो इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं क्रॉस रिएक्टिव। तो कह रहा है स्टिमुलेट, फर्स्ट थिंग ये क्या करता है, स्टिमुलेट इम्यून सिस्टम एंड जो इम्यूनिटी है वो कई बार जो होते हैं वो क्रॉस रिएक्टिव अगेंस्ट सर्टेन पैथोजेंस, राइट। सेकेंड थिंग ये कह रहा है प्रिवेंट कॉलोनाइजेशन बाय पोटेंशियल पैथोजेंस, एंटीबायोटिक एसोसिएटेड कोलाइटिस, क्लोस्ट्राइडियम डिफिशिएंस एक्सेट्रा। जैसे कि ये पहला तो इसने ऑर्गेनिक एसिड्स एंड कुछ विटामिन के वगैरह का सिंथेसिस में हेल्प कर दिया, दूसरा हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को इसने डेवलप कर दिया एंड साथ के साथ ये जो है वो दूसरे जो पोटेंशियल पैथोजेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको कंपटीशन के थ्रू हटाते हैं, यानी कि अपना नंबर वो जल्दी जल्दी इंक्रीज कराता है एंड कुछ एंटीबायोटिक का सेक्रेशन करता है, जिसके कारण जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाते हैं। सो हमारे जो बॉडी के अंदर कई तरह के पैथोजेंस होते हैं, उनको अब डिपेंड करता है कि हम किस तरह से कैटेगराइज करें। जैसे कि इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वी हैव सम प्राइमरी पैथोजेंस एंड प्राइमरी पैथोजेंस कॉज डिजीज अपॉन इन्फेक्शन, not normally associated with host. They are generally not associated with the host and they cause disease only upon infection. जैसे कि प्लेग का फॉर एग्जांपल, इसका जो कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है yersinia pestis है एंड इन्फ्लुएंजा वायरस। मतलब कि वायरस, इन्फ्लुएंजा का वायरस हमारे बॉडी में नॉर्मली नहीं प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर कोई इन्फेक्शन आता है किसी सामने के पर्सन से, अगर हम कोई इन्फेक्शन रिसीव करते हैं तो वो डिजीज कॉज करता है। सो दैट टाइप ऑफ पैथोजन इज नोन एज द प्राइमरी पैथोजन। अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस कहने का मतलब कि ये इन्वायरमेंट में रहता है, तुम्हारे चारों तरफ ये इन्वायरमेंट में रहता है, हमारे बॉडी के अंदर नॉर्मल फ्लोरा के रूप में नहीं रहता है एंड जब वो इसको मौका मिलता है वो हमारे बॉडी के अंदर अटैक करता है। तो उस टाइप के जो पैथोजेंस होते हैं उनको हम लोग अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी का जो स्टेज है, जो कोरोना वायरस को हम लोग अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस कह सकते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस क्या है, अगर हमारा बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हुआ, यानी हम कमजोर हुए, तो वो कोरोना वायरस जो है वो अटैक कर देगा। So what are the opportunistic pathogens? They cause disease under some circumstances, sometimes members of normal, but they मतलब कि कई बार ये जो होते हैं वो नॉर्मल फ्लोरा के भी मेंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सुडोमोनास, कैंडिडा एल्बिकेंस एक्सेट्रा। नॉर्मली ये हमारे नॉर्मल फ्लोरा मतलब कि से जो हमारा जो प्राइमरी पैथोजेंस है, दे आर नॉट एसोसिएटेड विद आवर नॉर्मल फ्लोरा, राइट।
we receive from outside sources only, like the Yersinia pestis, इसको हम लोग पानी से रिसीव करते हैं। पानी वगैरह अगर हमारा कॉन्टामिनेटेड है और अगर हमने पी लिया तो हमें प्लेग हो सकता है। या जो इन्फ्लुएंजा का वायरस है, अगर किसी दूसरे पर्सन को हुआ है और उसके ड्रॉपलेट से, कप से अगर हमें इन्फेक्शन हो गया तो हमें डिजीज हो सकता है। बट द अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस है, ये हमारे बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। एंड लेकिन जैसे ही कंडीशन उनको नॉर्मल कंडीशन मिलता है, क्योंकि उनको हमारे एंटीबॉडीज ने दबाया हुआ रहता है, बट अगर हमारा इम्यून सिस्टम अगर वीक हो जाता है तो ये जो है वो हमको डिजीज कॉज कर सकते हैं। उसमें जो कोरोना वायरस है वो तुम्हारा एग्जांपल जो है वो फिट बैठता है, क्योंकि जो कोरोना वायरस है, ऑल दो दे आर नॉट नॉर्मली प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी, बट जैसे ही हमारे इम्यूनिटी सिस्टम अगर कमजोर होता है तो वो अटैक कर सकता है। अब ये भी कहा जा रहा है कि हम लोगों अगर जैसे अभी जो गवर्नमेंट या जो हमारा लिटरेचर वगैरह हम लोग देख रहे हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि कोरोना अगर चेक कराया जाए तो हमारे जो 70% पॉपुलेशन है उसमें पाया जाएगा। बट क्या है कि किसी में वो एक्सपोज हो रहा है, किसी में वो अपना सिम्टम नहीं दिखा रहा है। तो किसमें अपना सिम्टम नहीं दिखा पा रहा है? जिसमें उसके बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप की हुई है, जिसमें उसके एंटीबॉडीज ने उसको दबा के रखा हुआ, वहां पे वो अपना इफेक्ट नहीं दिखाता है। बट जहाँ पे किसको अगर कोई किसी तरह की सेकेंडरी प्रॉब्लम होती है, जैसे अगर उसका हार्ट वगैरह का कुछ प्रॉब्लम है या लीवर का प्रॉब्लम है या उसको किडनी इन्फेक्शन वगैरह है, तो वहां पे ये जो डिजीज है वो वाइटल मतलब कि फेटल हो जाता है एंड उससे आदमी की मौत हो सकती है। सो दैट टाइप ऑफ पैथोजेंस इज नोन एज द अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस। अब देखो प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज, मतलब कैसे कैसे डिजीज होता है, कैसे मतलब ट्रांसमिट करता है। तो ट्रांसमिशन हो गया कि भाई जो इन्फेक्शियस डोज है वो 10⁶ ऑर्गेनिजम्स होता है। मतलब अगर इतना अमाउंट में हमारे बॉडी को कोई ऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट करे तो हम डिजीज जो है वो रिसीव कर सकते हैं, हम इन्फेक्शस हो सकते हैं। एंड इंक्यूबेशन पीरियड कहने का मतलब कि इंक्यूबेशन पीरियड उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एंट्री में हमारे बॉडी में कब उसने एंटर किया और उसके सिम्टम का जो डेवलपमेंट का जो स्टेज होता है, जो टाइम होता है, दैट पीरियड इज नोन एज द इंक्यूबेशन पीरियड। जैसे कि अब जैसे हमारा कोरोना का कहता है कि 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। कहने का मतलब कि 14 दिन तक हमें वॉचफुल रहना पड़ता है उसके सिम्टम को आने के लिए। हो सकता है शुरुआत के दिनों में उसका सिम्टम नहीं हो और धीरे धीरे उसका सिम्टम जो है वो बढ़ता है, तो दैट पीरियड इज नोन एज द इंक्यूबेशन पीरियड। लाइकवाइज जैसे कि ये जो कॉमन कोल्ड है उनका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत कम होता है। मतलब कि कॉमन कोल्ड में जैसे ही हमें इन्फेक्शन मिलता है हमें नेक्स्ट डे छींक और खांसी आना शुरू हो जाता है, ठीक है। 1 वीक हेपेटाइटिस ए वायरस को लगने में 1 वीक लग सकते हैं एंड रेबीज जैसे जो डिजीज है उनको 1 मंथ तक डेवलप करने में लग सकता है। सो दैट पीरियड इज नोन एज द इंक्यूबेशन पीरियड, यानी कि इन्फेक्शन से लेके अपीयरेंस टाइम तक जो सिम्टम का अपीयरेंस होता है, दैट पीरियड इज नोन एज द इंक्यूबेशन पीरियड। नाउ दिस इज व्हाट इज द कन्वल्सेंस। कन्वल्सेंस मींस हो गया कि मतलब कि क्या उसका पूरा का पूरा जो है वो लाइफ साइकिल है ना। जैसे कि क्लियरिंग, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस है, ये क्या करता है कि ये थ्रोट को इन्फेक्ट करता है, राइट। और थ्रोट को क्लियर करने में उसको मतलब कि जितने दिन तक वो रहेगा और जितना उसका लाइफ साइकिल वहां पे स्पेंड करता है, दैट पीरियड इज नोन एज द कन्वल्सेंस पीरियड। इसी तरह तुम्हारा जो चिकन पॉक्स है, ट्यूबरकुलोसिस है या जो कोल्ड सोर्स है, ये लेटेंटी पीरियड में रहते हैं। कहने का मतलब कि ये ना सुसुप्त अवस्था में रहते हैं, ये जो है वो साइलेंट मोड पे रहते हैं। और फिर मतलब जब उनका जब धीरे धीरे जब उनका टाइम बढ़ता रहता है तो वो सिम्टम्स जो है वो उनका सिम्टम जो है वो तब अपीयर होता है। अब तुमने फर्स्ट क्लास में जब मैंने हिस्ट्री पढ़ाया होगा उसमें तुमने देखा होगा कि मैंने कोच को पोस्टुलेट बताया था एंड दैट पोस्टुलेट इज रिलेटेड विद द डिजीज, द कॉजल ऑर्गेनिज्म फॉर द डिजीज। मीन्स कहने का मतलब कि हर जो डिजीज होता है उसके पीछे एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है। एंड कॉक पोस्टुलेट को रॉबर्ट कोच ने किया था एंड इसने ये कंक्लूड किया था कि दैट माइक्रोब्स कॉजेज अ पर्टिकुलर डिजीज। एंड उसके जो कोक पोस्टुलेट है उसमें हमारे 4 क्राइटेरिया थे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी प्रेजेंट इन एवरी केस ऑफ डिजीज। इफ देयर इज डिजीज देन देयर मस्ट बी सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एसोसिएटेड विद इट। दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी ग्रोन इन द प्योर कल्चर। अगर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग लेके आए, जैसे सपोज करो किसी पर्सन को डिजीज हुआ है तो उस पर्सन का कुछ भी या तो ब्लड सैंपल ले ले या उसका जो भी कफ वगैरह का कुछ अगर हम लोग सैंपल लेके एंड उसको अगर हम लोग प्योर कल्चर मीडिया पे ग्रो कराएंगे तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करेगा। फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ग्रो तुमने कराया है, जो उस मीडिया पे तुमने ग्रो कराया है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर तुम किसी हेल्दी पर्सन में इनोकुलेट करते हो तो वो जो है वो तुम्हारा डिजीज प्रोड्यूस
करेगा. सो थर्ड पोस्टुलेट इज प्रोड्यूस द सेम डिजीज फ्रॉम द प्योर कल्चर एंड ऑर्गेनिज्म रिकवर्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंटली इन्फेक्टेड होस्ट. मतलब कि अब अगर जो डिजीज कॉज किया एंड डिजीज कॉज करने के बाद फिर अगर तुम उस पर्सन से उसका सैंपल लेके एंड प्योर कल्चर पे तुम ग्रो कराते हो तो दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल बी सेम एज द प्रेजेंट, जो प्रीवियस पर्सन था उसकी तरह होगा. So that is the Koch postulate, that every microorganism must be present in every cases of disease. The organism must be grown in the pure culture from disease host and produce the same disease from the pure culture and organism recovered from experimentally infected host. Now their molecular postulate, ये तो हो गया कि एक माइक्रोऑर्गेनिज्म मॉलिक्यूलर postulate यानी कि जेनिक लेवल पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ भी चार तरह के postulate होते हैं. दैट देयर इज सम वायरुलेंस जीन यानी कि डिजीज कॉजिंग जीन और इट्स प्रोडक्ट मस्ट बी प्रेजेंट, है ना. एक वायरुलेंट जीन होता है या डिजीज कॉजिंग जीन, वो भी प्रेजेंट होना चाहिए. अगर हम जेनिक लेवल पे जाए तो देयर मस्ट बी सम वायरुलेंट जीन और द प्रोडक्ट ऑफ सम वायरुलेंट जीन मस्ट बी प्रेजेंट इन द इन्फेक्टेड पर्सन. वायरल जीन्स मस्ट ट्रांसफॉर्म नॉन पैथोजन इनटू अ पैथोजन. जो भी तुम्हारा ये जीन है, अगर हम उस जीन को किसी नॉन पैथोजेनिक पर्सन में, किसी हेल्दी पर्सन में अगर हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वो पैथोजन हो जाएगा. वायलेंस जीन्स मस्ट बी एक्सप्रेस ड्यूरिंग डिजीज प्रोसेस. उस वायलेंस जीन को एक्सप्रेस करना पड़ेगा. अगर उसने डिजीज किया तो उसको अपना सिम्टम दिखाना पड़ेगा. एंड फोर्थ पोस्टुलेट इज एंटीबॉडीज अगेंस्ट जीन प्रोडक्ट आर प्रोटेक्टिव, है ना. अब जो मतलब कि जो ये जो तुम्हारा जीन प्रोडक्ट है उस जीन प्रोडक्ट के अगेंस्ट कुछ ना कुछ एंटीबॉडीज भी बनना चाहिए, यानी कि वो कुछ रिएक्टिव हो ताकि एंटीबॉडीज को वो ट्रिगर करे एंड दीज एंटीबॉडी जीन प्रोडक्ट्स जो होंगे वो प्रोटेक्टिव होंगे. The first now steps of establishing an infection. एक इन्फेक्शन के को एस्टेब्लिश करने में क्या हमारा स्टेप्स होता है. तो फर्स्ट स्टेप इज इनकाउंटर. ऑब्वियसली कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म तुम्हारे पास आएगा, तुमको इनकाउंटर करेगा एंड देयर आर मेनी वे लाइक जो हमारा फिकल और जो या तो ओरल या तो तुम्हारा जो फिकल कॉन्टामिनेंट्स प्रेजेंट है ना, पानी पीने का है और उसमें जो सोर्सेस है वो फिकल कॉन्टामिनेंट्स आ गए हैं तो उससे कोलेरा नामक डिजीज हो सकता है. ह्यूमन से ह्यूमन ट्रांसफर ट्यूबरकुलोसिस करता है. एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर रेबिस करता है. यू ऑल नो कि ये डॉग बाइट से होता है. वेक्टर बॉर्न लाइक प्लेग एंड लाइम डिजीज. एंड वेक्टर बॉर्न जैसे तुम्हारा जो तुम्हारा एनिमल टू एनिमल, द बेस्ट एग्जांपल इज कोरोना. एनिमल से एनिमल में ट्रांसफर होता है, सॉरी ह्यूमन टू ह्यूमन में ट्रांसफर होता है. एंड ये भी माना गया कि ये एनिमल से ह्यूमन में भी ट्रांसफर हुआ है. मतलब कि ये प्रिज्यूम किया जा रहा है कि देयर आर सम बैट जिसमें कि ये ऑलरेडी ये वायरस था एंड इस बैट को खाने से ये ह्यूमन में ट्रांसफर हुआ एंड देन ह्यूमन से ह्यूमन में इसका कुछ म्यूटेशन हुआ है एंड देन इट इज एबल टू कॉज द डिजीज. और कुछ जो डिजीज होते हैं जैसे इन्वायरमेंटल कॉन्टैक्ट, जैसे एंथ्रैक्स, यू ऑल नो कि भाई हमारा बैसिलस जो होता है वो जमीन उमीन पे पाया जाता है एंड जब कहीं पे कुछ कट वट लगता है तो ये हमारा एंथ्रैक्स जो है वो हमें इन्फेक्ट कर सकता है. Now the second step of infection is adherence. Obviously कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म अगर तुम्हारे पास आ रहा है तो उसको चिपकने के लिए, उसको एडहेयर करने के लिए उसको कोई एक सरफेस चाहिए, है ना. तो द सेकेंड स्टेप इज नोन एज द एडहेरेंस. और जैसे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किससे बाइंड कर सकता है. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पिलाई नामक एक, तुमने पढ़ा होगा बैक्टीरिया में पिलाई प्रेजेंट होता है और ये पिलाई जो है वो होस्ट टिश्यू से बाइंड कर सकता है. एंड स्पेसिफिसिटी कैन डिटरमाइन होस्ट रेंज ऑफ पैथोजन. अब कहता है कि कुछ जो हमारे जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं. तो होस्ट के सरफेस पे, होस्ट के सेल पे कुछ ऐसा प्रोटीन होगा या कुछ ऐसा सिग्नल होगा, उस सिग्नल को रिकॉग्नाइज करके ही हमारा जो बैक्टीरिया है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बाइंड करेगा. नाउ द थर्ड स्टेप इज, जब वो बाइंड कर गया, बाइंड करने के बाद जैसे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने हमारे बॉडी पे इन्फेक्ट कर दिया, अब इन्फेक्ट करने के बाद वो अकेला माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्फेक्ट करने के लायक नहीं रहेगा. मतलब जो अकेला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दे कांट कॉज डिजीज और दे कांट इंटर इनसाइड आवर बॉडी. सो क्या करेंगे, वो अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलोनाइज करेंगे. जब एक बार उन्हें जब होस्ट सरफेस से कोई ऐसा कंफर्टेबल प्रोटीन मिल गया जिससे कि वो अपने आप को अच्छी तरह से एस्टेब्लिश कर लेंगे, तब उसके बाद
उनका नंबर जो है वो मल्टीप्लाई करेगा। सो थर्ड स्टेप इज कोलोनाइजेशन यानी मल्टीप्लीकेशन एंड मेंटेनेंस एंड कंपटीशन विद नॉर्मल फ्लोरा। ऑब्वियसली हमारे बॉडी के अंदर जो हेल्दी माइक्रोफ्लोरा है उनके साथ उनका कंपटीशन होगा कि भाई अगर जो हमारे हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उनको मार के भगा दिया, हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उनको किल कर दिया, देन दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल नॉट बी एबल टू इंटर इनसाइड आवर बॉडी एंड दे कांट कॉज एनी डिजीज। बट अगर हमारा जो नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा है वो वीक है या दैट अगर वो एबल नहीं है टू कम्पीट विद द आउटसाइडर माइक्रोफ्लोरा, देन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कोलोनाइज करेगा। इसके अलावा हमारे बॉडी में और भी जो डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं जो कि हमारे डिजीज को प्रिवेंट करने में या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री में रजिस्ट करते हैं। तो से फॉर एग्जांपल हमारा जो बाइल जूस होता है, बाइल जूस जो होता है वो हाईली अल्कलाइन होता है, और इतने अल्कलाइन इन्वायरमेंट पे अगर कोई किसी चीज को हमने अगर खा भी लिया तो सबसे पहले तो हमारा जो माउथ में ही हमारा जो सलाइवा है ना, उसमें भी कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने की कैपेसिटी होती है। उसके बाद वो हमारे अंदर स्टोमक में जाता है, स्टोमक में कई तरह के बहुत हाई एसिडिक HCl होता है, एंड वो HCl जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। जब स्टोमक से वो इंटेस्टाइन में जाता है तो वहां पे बाइल जूस एंड लिवर एंड पैंक्रियाज कई तरह के जूस का सेक्रेशन करते हैं, वो भी हाईली अल्कलाइन होते हैं एंड वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं। इसी तरह जो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट है, हमारे जो स्टोमक का जो मूवमेंट है, मतलब कि जो जो अप एंड डाउन मूवमेंट है, वो चर्निंग इफेक्ट की तरह काम करता है एंड उसमें भी कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं। जो स्किन का सेक्रेशन है, कई बार हमारा जो है जो सीबम या हमारे जो बॉडी के ऊपर जो स्वेट होता है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टैब्लिश होने से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कोलोनाइज होने से वो बचाता है। जैसे हम हमारा अभी कोरोना का की एग्जांपल ले लें, कोरोना में एक एडवाइजरी जारी की गई कि आप अपने बॉडी को मॉइस्ट रखें, आप अपने बॉडी को हमेशा धोते रहें और आपका जो बॉडी है वो मतलब कि मॉइस्ट रहे, मतलब ड्राई ना रहे, और हम हमेशा उसको हाथ पाँव को जो है वो अच्छी तरह से धोते रहे एंड उसको हम लोग मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करते रहे। तो मॉइस्चराइजर दैट मीन्स कि एक प्रोटेक्टिव लेयर हमारे बॉडी के ऊपर बना देगा जिससे कि जो कोई भी वायरस या कोई भी बैक्टीरिया जो है वो अंदर कोलोनाइज ना कर सके। जो अदर जो होता है IgA एंटीबॉडी, IG जो होता है वो एंटीबॉडीज होता है, एंड ये IgA जो होता है वो म्यूकोजल एंटीबॉडीज होता है, ये भी हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है एंड कम्पीट विथ होस्ट फॉर आयरन। जो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जरूरत होती है, कई मिनरल्स की जरूरत होती है, कई माइक्रोन्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, उनको आयरन भी चाहिए होता है, उनको जिंक भी चाहिए होता है। तो ये अगर हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि सिट्रोफोर का प्रोडक्शन कर सकता है, सिट्रोफोर जो होता है वो एक ऐसा कंपाउंड्स होता है जो कि आयरन, जिंक और छोटे छोटे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट, क्योंकि उनका अमाउंट ऑलरेडी हमारे बॉडी में कम होता है, उनको वो बाइंड करके एंड अवेलेबल कराता है टू द होस्ट सेल को, मतलब जिस बॉडी के अंदर है उसी बॉडी को वो प्रोवाइड कराता है। तो अगर ऐसा बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि जो हमारे बॉडी में जो भी आयरन या जिंक बन रहा है उसको बाइंड करके वो है होस्ट सेल को देता है, तो उसके एब्सेंस में भी जो हमारा जो आउटसाइडर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आयरन या जिंक अगर नहीं ले सक रहा है तो उसमें भी वो किल हो जाएगा। सो दीज आर द लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म that resist any microorganism to colonize our body, है ना। बाइल हो गया, सबसे पहले तुम सलाइवा में ही चले जाओ, सलाइवा से स्टोमक में चले जाओ, देन इंटेस्टाइन में चले जाओ, देन पेरिस्टालिसिस मूवमेंट चले जाओ, देन स्किन भी तुम्हारा सबसे ऊपर ही है, एंड जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं, एंड कंपटीशन फॉर द सिड्रोफोर और कंपटीशन फॉर द आयरन एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट एक्सेट्रा। नो अब जो कोलोनाइजेशन करने के बाद जो हमारा फोर्थ जो स्टेप है जिसको कि हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर डिलीवरी, दैट मींस कि दैट अफेक्ट टारगेट सेल स्ट्रक्चर एंड होस्ट रिस्पांस। कहने का मतलब जो हमारा होस्ट ऑब्वियसली हमारा बॉडी है, जो आउटसाइडर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, अब वो मॉलिक्यूलर डिलीवरी वो मॉलिक्यूलर लेवल पे जाता है जो कि अल्टीमेटली हमारे जो होस्ट सेल का स्ट्रक्चर है एंड होस्ट के रिस्पॉन्स है उसको वीक कर देता है।
जस्ट लाइक कि जैसे कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी डिफेंस मैकेनिज्म है, एंड उस डिफेंस मैकेनिज्म में वो लड़ता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर से आया तो उसके लिए वो पूरी तरह से लड़ता है। लेकिन जैसे ही हमारा एंटीबॉडीज को कुछ ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाए जो कि बहुत ही स्ट्रांग है और हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो कमजोर हो गया है, तो क्या करता है, ये जो बाहर से आया हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो फाइनली हमारा जो सेल है, जो होस्ट का जो सेल है, उसका जो स्ट्रक्चर है उसको भी वो मॉडिफाई कर देता है। कैसे मॉडिफाई करता है? अपने अकॉर्डिंग, ताकि वो अपना जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अपने ग्रोथ को प्रमोट कर सके एंड हमारा जो एंटीबॉडीज है उसको वो किल कर सके। So that finally affect at molecular level and that affect the finally host cell structure and host response. Now जो अब होस्ट का भी रिस्पॉन्स होगा ना वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग ही होगा। नाउ इन्वेजन मीन्स हो गया कि क्या ऐसा एनाटॉमिकल हमारे बैरियर है जिसको कि वो ब्रीच करके, जिसको कि वो काट करके कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे बॉडी में एंटर करता है। तो फाइंड न्यू नीच विथ फ्यू कॉम्पिटिटर्स। ऑब्वियसली नीच मीन्स होता है कि जो हमारा इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे हम रहते हैं वो आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है उसको हम लोग नीच बोलते हैं। तो कहने का मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेगा, जब हमारे बॉडी में एक अपना नीच, एक अपना इन्वायरमेंट ढूंढने की कोशिश करेगा विथ फ्यू कॉम्पिटिटर्स, जो भी उसके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो नॉर्मल नेचुरल माइक्रोफ्लोरा, हेल्दी माइक्रोफ्लोरा है, उनसे वो कम्पीट करके और अपने लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेगा एंड गेन एक्सेस टू द रिच न्यूट्रिएंट सप्लाई। एंड वहां पे जाएगा जहाँ की उसको रिच न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई मिले, जहाँ की वो अच्छे से अपना ग्रोथ को प्रमोट कर सके। जो फर्स्ट हमारा जो ब्रीचिंग इन्वेजन बैरियर होता है दैट इज स्किन है ना, ये टफ बैरियर होता है एंड ऑब्वियसली रिलाई ऑन, अगर हमारे ऊपर किसी तरह का कोई कट नहीं है या कोई इंसेक्ट वेक्टर्स नहीं है, अगर उसने कोई बाइट नहीं किया, तब तक हमारा स्किन जो है वो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंटर नहीं होने देता है। एंड द सेकेंड लाइन व्हाट इज दिस, दिस इज द क्रॉसिंग म्यूकोसल मेम्ब्रेन दैट इज द इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल। जो हमारा सेल होता है, जो हमारा बॉडी सेल होता है, वो जितने भी ऑर्गन होते हैं हर के ऑर्गन में एक बचाव का एक लेयर होता है ना। तो जैसे जो हमारा इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल होता है उसके भी बाहर म्यूकोसल मेम्ब्रेन लगता है, एक थिक लेयर होता है जो कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंटर करने से प्रिवेंट करता है। तो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उसको भी क्रॉस कर लिया तभी हमारे अंदर वो कोलोनाइज कर सकेगा। जैसे ये तुम्हारा ये बता रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द होस्ट मेम्ब्रेन है ना, ये तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन है एंड ये जस्ट लाइक दिस, ये देखो ये हमारा एक ये हालांकि कोरोना जैसा दिख रहा है बट दिस इज नॉट कोरोना, दिस इज बैक्टीरिया। एंड ये बैक्टीरिया जो है वो इसके ऊपर पिलाई होते हैं एंड पिलाई के ऊपर ना कुछ ऐसे अटैच करने के लिए कुछ एडहेसिन यानी कि एडहेशन के लिए कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बने होते हैं। अब ये क्या होता है, जैसे जो होस्ट है, ये होस्ट के ऊपर ये ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। आप देख रहे हो कि ये जो ग्लाइकोप्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से है। तो कोई भी होस्ट कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी होस्ट को तभी इन्फेक्ट कर सकेगा जब इन दोनों में कॉम्पेटेबिलिटी होगी, यानी कि जो उसके सरफेस पे एडहेसिन होगा एंड जो हमारा होस्ट सेल का रिसेप्टर होगा, जब तक उनके बीच में कॉम्पेटेबिलिटी नहीं होगी तब तक कोई भी बाहरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उससे बाइंड नहीं कर सकेगा। एक्सक्यूज मी। नाउ एम सेल इन्वेजन। एम सेल जो होता है एक इम्यून सिस्टम का एक पोर्टल होता है ना, और यहीं पे तुम्हारा एंटीजन का सैंपलिंग होता है। कहने का मतलब कि जो एम सेल होता है ये समझ लो कि कोई हमारा बॉडी एक जैसे कोई आर्मी का एक ऑफिस है और उस आर्मी के ऑफिस के आगे उसका एक गार्ड खड़ा है ना, दैट इज द एम सेल। अब ये एम सेल है ना, ये एंटीजन का सैंपलिंग करता है, वो मतलब उसको वहीं पे देखता है कि भाई ये जो एंटीजन है अगर हम इसको पहचान लेते हैं वहीं पे उसको रेस्ट्रिक्ट करता है, वहां पे उसको एंट्री उसका नहीं लेने देता है। लेकिन अगर वो एम सेल अल्टीमेटली अगर उस एम सेल में कुछ ऐसे कुछ मॉडिफिकेशन हो गए हैं या वो एम सेल उस एंटीजन को नहीं रिकॉग्नाइज कर पाया, तब वो जो हमारा होस्ट सेल जो माइक्रोब्स है वो हमारे सेल के अंदर एंटर कर जाता है। Some pathogen use phagocytic nature of M cell to access
डीपर टिश्यू बाय द ट्रांससाइटोसिस। जो कुछ जो पैथोजेंस होते हैं वो एम सेल के फैगोसिटिक नेचर को यूज करते हैं एंड उसके बाद वो उसके अंदर जो है वो डीपर टिश्यू में एंटर कर जाते हैं। सो ये जो एम सेल है, ये एम सेल जितने जो हमारा WBC है या हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसमें फैगोसिटिक सेल्स होते हैं एंड एंटीबॉडीज होते हैं। फैगोसिटिक सेल्स बहुत सारे होते हैं, जैसे तुम्हारा जो मैक्रोफाजेस होता है, मोनोसाइट्स होता है, एक्सेट्रा। ये सारे जो सेल होते हैं वो क्या करते हैं, उसको बाइंड करके उसको खा जाते हैं। ठीक है, तो ये जो पैथोजेंस हैं ये कई कई बार जो हमारा एम सेल है वो एम सेल का एक पोर्टल सिस्टम, एक जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसको यूज करके और वो किसी सेल में एंटर कर जाता है। सो यहाँ पे ये देखो कैसे करता है, जैसे ये हमारा है सेल है और ये सेल के ऊपर ये सारे जो है वो तुम्हारा ग्लाइकोप्रोटीन, ये जैसे म्यूकोसल मेम्ब्रेन होता है ना, ये इसमें फिंगर लाइक अपीयरेंस होता है। तो जैसे कोई भी बैक्टीरिया आया, जैसे से फॉर एग्जांपल हमारा ये सिगेला आया, ये सिगेला आया और इसके सरफेस पे मतलब इस तरह से ग्लाइकोप्रोटीन से ये अटैच करके फिर ये अंदर आया। लेकिन जब ये अंदर आया तो ये माइक्रोफेज सेल ने इसको किल कर दिया। ठीक है, ये माइक्रोफेज सेल ने इसको इनगल्फ कर दिया, बैक्टीरिया को इनगल्फ कर दिया। Now third is pathogen bacteria released from macrophage enter host cell by endocytosis। अब ये जो है जो मतलब कि मैक्रोफेज ने ये मतलब कि दूसरे यहाँ पे ये तुमको इंगल्फ करके बैक्टीरिया को इंगल्फ करके एंड फिर यहाँ पे रिलीज किया, फिर ये दूसरा जो सेल है उसको इन्फेक्ट किया। इन्फेक्ट करने के बाद फिर ये देखो बैक्टीरिया मूव फ्रॉम सेल टू सेल, ये सेल से सेल, सेल से सेल, है ना, और किसे बाय यूजिंग एक्टिन फिलामेंट। सो इन दिस वे जो पूरा जो तुम्हारा सेल है ये, क्योंकि जो तुम्हारा म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वो स्क्वामस सेल होता है ना, इस तरह से सारे सेल जो होते हैं वो एक दूसरे से अरेंज होते हैं। तो इस तरह से हमारा जो बॉडी है वो पूरा इन्फेक्टिव होता है, पूरा सेल जो है वो इन्फेक्टिव हो जाता है। नौ, अब ये तो हो गया यहाँ पे तुम्हारे मतलब कि एक तो जो बैरियर है उस बैरियर को क्रॉस करके एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना बॉडी में एंटर कर लेता है, फिर स्किन को क्रॉस कर गया, फिर स्किन के बाद फिर हमारे माउथ को, फिर जितने भी हमारे इंटेस्टिनल सिस्टम्स है उसको करके और वो इस तरह से एंटर कर गया। कई बार जो ये तो हो गया कि मतलब इनकाउंटर करना, कई बार जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है मतलब कि होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म को कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे उसको पता है कि अगर हम बॉडी के अंदर जाएंगे एंटीबॉडीज हमको किल करके मार देगा, उसके मैक्रोफेजेस हमको किल करके मार देंगे। तो उससे बचने के लिए वो क्या करता है कि हाइडिंग विद इन होस्ट सेल, वो होस्ट सेल के अंदर ही अपने आप को छुपा लेता है and that is avoid exposure to host antibodies if remain intracellular। obviously जब अपने आप को वो होस्ट सेल के अंदर कुछ ऐसा या तो मिमिक कर लेगा, कुछ ऐसा अपने आप को बना लेगा ताकि एंटीबॉडी समझे कि ये तो हमारा ही बॉडी सेल है और उसको वो छोड़ दे, है ना। और उसके बाद जब वो एक्सेस टू रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट एंड देन अगर उससे वो बच गया तो उसके बाद फिर वो जो न्यूट्रिएंट का सोर्स है, रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट, वहां पे वो चले जाते हैं। Now, cell-to-cell spreading Shigella and Listeria species lyses out of the vacuole, assemble acting at pole, actin propel them into neighboring cell and convergent evolution और मॉलिक्यूलर मिमिक्री। सो ये सारे जो है सेल टू सेल जो स्प्रेडिंग है ये ऑलरेडी तुम्हें जो ऊपर वाला है वो सेम मैकेनिज्म है कि भाई मैक्रोफेज ने उसको एंटर किया, मैक्रोफेज ने उसको खा लिया एंड फिर मैक्रोफेज जो है वो उसको जब रिलीज करता है तो अगर एक भी अगर बैक्टीरिया उसमें बचा रह गया, अगर एक भी, अगर वैसे तो उसने इनगल्फ कर लिया और उसको किल कर दिया, लेकिन अगर एक भी बैक्टीरिया अगर उसमें बच जाता है तो वो दूसरे सेल में चला जाता
जाता है और इस तरह से पूरा का पूरा जो है वो इन्फेक्ट कर लेता है। और कई बार मॉलिक्यूलर मिमिक्री कहने का मतलब कि जैसे बताया कि कई बार कन्वर्जेंट, मतलब कि वो जो माइक्रोब्स होते हैं कई बार वो कुछ ऐसा अपने आप को मिमिक कर लेते हैं जिससे कि एंटीबॉडी जो है वो उसको अपना सेल मानने लगता है एंड उसको वो किल नहीं कर पाता है। अनदर जो मैकेनिज्म है टू अवॉइडिंग द होस्ट डिफेंस, पहला तो अवॉइडिंग मैकेनिज्म ये था कि अपने आप को उसने मिमिक कर लिया लाइक द होस्ट सेल। दूसरा अवॉइडिंग कॉम्प्लीमेंट सेल, ये कॉम्प्लीमेंट सेल अगेन जो होते हैं ये किलिंग सेल होते हैं जो कि उनको किल करता है, जो कि माइक्रोब्स को किल करता है। सो दिस कॉम्प्लीमेंट फैक्टर इन ब्लड सीरम कैन असेंबल इनटू MAC, मेम्ब्रेन अटैच कॉम्प्लेक्स दैट आर बैक्टीरिसाइडल, है ना। ये जो है ये ब्लड जो ब्लड सीरम है उसमें एक ये MAC कॉम्प्लेक्स होता है और ये बैक्टीरिसाइडल होता है, यानी कि बैक्टीरिया को किल करता है। और ये C3b इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स टू बाइंड, ये जो इसका जो MAC का जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है, जो फर्स्ट कंपोनेंट है, दैट इज द C3b। एंड सम बैक्टीरिया बाइंड फैक्टर दैट रेगुलेट C3b एक्टिविटी प्रिवेंट मैक असेंबली। ये जो कुछ बैक्टीरिया हैं उनमें ये एबिलिटी होती है, वो एबिलिटी कहाँ से आएगी, उनमें इवोल्यूशन के थ्रू आएगा। जैसे ये कोरोना का कहता है कि पहले तो भाई हम चमगादड़ में ही रहते थे, मंकी में रहते थे, लेकिन अचानक से ये ह्यूमन में कैसे आया, ह्यूमन में वो सर्वाइव नहीं कर सकता था। लेकिन जब लोगों ने उसको खाना शुरू किया, चमगादड़ को, बंदरों को खाना शुरू किया, तो उस जो वायरस ने अपने आप को म्यूटेट किया एंड अब वो हमारे एनिमल सेल को भी, हमारे जो ह्यूमन सेल है उनको भी वो इन्फेक्ट कर सकता है। तो सेम प्रोसेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है। वो क्या करता है कि वो C3b है, ये तुम्हारा फर्स्ट कंपोनेंट है जो कि तुम्हारा बैक्टीरिया से बाइंड करता है, उसको किल करता है, जो कि MAC का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो है वो क्या करता है कि C3b को मैनेज कर लेता है। मतलब इट इज जस्ट लाइक थिंग कि जैसे हम कहीं पे जाते हैं और हमारा अगर काम निकालना है, जैसे टेररिस्ट अटैक की तरह अगर कहीं हमें काम निकालना है तो हम क्या करते हैं कि गार्ड को कुछ पैसे दे देते हैं एंड उसको हम लोग मैनेज कर देते हैं। तो ये जो तो कुछ बैक्टीरिया है उसने क्या किया, C3b को एक अपना मैनेज करके एंड दे गेट एक्सेस टू इनसाइड आवर बॉडी। थर्ड, अवॉइडिंग फैगोसाइटोसिस। भाई हम लोग फैगोसाइटोसिस को भी कैसे बचाएगा, दिस इनेट इम्यून सेल्स इनगल्फ फैगोसाइटाइज एंड किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद डिग्रेडेटिव एंजाइम। ये तो तुम जान ही रहे हो कि फैगोसाइटोटिक सेल्स में कुछ डिग्रेडेटिव एंजाइम होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं एंड देन वो एंजाइम जो है उसको किल करता है। सो इस केस में क्या करता है, ब्लॉक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल प्रोडक्शन और डिग्रेड देम आफ्टर प्रोडक्शन, है ना। अब क्या कहता है कि जो 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 फैगोसाइट्स है वो क्या करते हैं कि उस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के प्रोडक्शन को ब्लॉक करते हैं और उनको या तो डिग्रेड कर देते हैं, जिससे कि वो जो मैक्रोफेज है वो उसको पहचान ही नहीं सके कि ये हमारा जो बैक्टीरिया है ये हमारे लिए हार्मफुल है। सो इसमें बताया कि C5a क्लिप्ड बाय C5a पेप्टिडेज ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस स्ट्रेप्टोर। मतलब कि ये जो C5a है ये एक ऐसा फैक्टर्स है जो कि उसको रिकॉग्नाइज कराता है कि ये हमारा आउटसाइड का सेल है, ये माइक्रोब्स है। उसके साथ ये क्या करता है, जो कुछ बैक्टीरिया है जैसे कि फॉर एग्जांपल इसने दिया कि ये पेप्टिडेज एंजाइम्स होता है और ये पेप्टिडेज एंजाइम जो होता है उसको वो क्लीव कर देता है, जिससे कि ये हमारा फैगोसिटिक सेल्स जो है वो उसको किल नहीं कर सकता है। तीसरा कह रहे हैं कैप्सूल प्रोडक्शन ऑन सरफेस ऑफ बैक्टीरिया। सभी किसी को पता है कि भाई बैक्टीरिया के सरफेस पे एक ग्लाइकोकैलिक्स का एक लेयर होता है जिसको कि हम कैप्सूल कहते हैं। अरे तुम लोग सो तो नहीं गए? हेलो, समझ में आ रहा है ना? यस मैम। उसमें एक एक चीज तुम लोग को बता रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना, ठीक है तुम लोग। सो अब कह रहा है कि कैप्सूल्स लीड टू C3b इनएक्टिवेशन, है ना। अब जो अदर फैक्टर है जैसे C3a C3b बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि जिन पे डिटेल स्टडी अभी तुम लोगों को इस क्लास में नहीं करना है और इतना डिटेल स्टडी तुम्हें चाहिए भी नहीं, बट ये जान लो कि ये सारे हमारे कुछ डिफेंस मैकेनिज्म है एंड ये जो कैप्सूल है वो क्या करता है C3b को इनएक्टिवेट कर देता है, जिससे कि माइक्रोब्स को वो पहचान नहीं सके। और यही जो है वो वजह है तुम्हारा सीरम रेजिस्टेंस का। एम प्रोटीन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो बैक्टीरिया है, उसमें एक एम प्रोटीन होता है जो कि इनएक्टिवेट कर देता है C3b को। इसी तरह एफसी रिसेप्टर ये बाइंड एंटीबॉडीज एंड ओरिएंट डेंजरस एंड अवे फ्रॉम द बैक्टीरिया।
इसी तरह जो ये तुम्हारा एफसी फैक्टर है वो क्या करता है कि एंटीबॉडीज से ही बाइंड कर देता है, जिससे कि ये बैक्टीरिया जो है, ये एंटीबॉडीज जो है वो बैक्टीरिया को बाइंड नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल इसने बताया कि जो प्रोटीन जी है ये स्ट्रेप्टोकोकस में पाया जाता है, एंड प्रोटीन ए ये स्टेफाइलोकोकस में पाया जाता है, जो कि एफसी रिसेप्टर से बाइंड कर जाता है, जिससे कि एंटीबॉडीज जो है वो हमारे किसी बैक्टीरिया से बाइंड ना कर सके। अब क्या क्या सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है एक फैगोसाइट्स के अंदर, अगर फैगोसाइट्स के अंदर चला जाए, अगर किसी मैक्रोफेज ने उसको खा लिया तो वो क्या क्या उसका सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है। अनरीच विदाउट कंपिटिटर, वहां पे जो फैगोसाइट्स के अंदर एक ऐसा इन्वायरमेंट वो क्रिएट करेगा बैक्टीरिया जिसमें उसके कोई कंपिटिटर नहीं रहेंगे। फैगोसोमल स्केप लाइज आउट ऑफ वैक्यूल एंड ग्रो इन साइटोप्लाज्म ऑफ होस्ट सेल। कहता है कि जैसे फैगोसोमल कई बार कहता है कि वो वैक्यूल अपने आप को एक वैक्यूल के थ्रू बाहर निकाल लेगा, एंड एक जो होस्ट सेल है उसको सेटअप, मतलब इट इज जस्ट लाइक दैट कि भाई हम एंटर कर गए और फिर हमारा कोई अगर गार्ड है तो हम क्या करते हैं कि अपने आप को किसी और रूप में किसी मतलब या तो बुरखे से ढक लिया, समथिंग ऐसे कुछ ऐसे ढक के और हम वहां से स्केप कर जाए, ताकि हमको फैगोसाइट सेल्स जो है वो पहचान ही नहीं पाए। So these are the now another is blocking lysosomal fusion। लाइसोसोम जो है वो हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है, ये जो है वो नेचुरल फैगोसाइटिक सेल्स है जो कि किल करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। सो ये भी जो लाइसोसोमल है ये क्या करता है कि फ्यूजन जो जो होस्ट सेल जो बैक्टीरिया सेल आए उसको लाइसोसोम जो है वो फ्यूज करके एंड उसको किल करता है, क्योंकि लाइसोसोम्स में कई तरह के एंजाइम्स होते हैं, एसिड्स होते हैं जो कि माइक्रोब्स को किल कर सकता है। सो वो क्या करता है कि लाइसोसोम्स को ही ब्लॉक कर देता है, जिससे कि वो कई जो डिग्रेडेटिव एंजाइम है उसको वो डिलीवर ना कर सके। फॉर एग्जांपल इसने दिखाया माइकोबैक्टीरियम में ऐसा केस होता है, साल्मोनेला में होता है, एंड लेगियोना में एक्सेट्रा में होता है। Now the another mechanism is avoiding antibody। ये तो तुम्हारा एंटीबॉडीज के पहले की म्यूकोसल मेम्ब्रेन हो गया, तुम्हारा C3b C3a जो मैक्रोफेजेस एंड जो तुम्हारा जो फैगोसाइटिक सेल्स है उनको ये इसने कंफ्यूज किया। नाउ अब आया तुम्हारा एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज में ये हमारे जैसे IgA प्रोटीएज होता है दैट क्लीव एंटीबॉडीज फाउंड इन म्यूकोसल सेक्रेशन। जैसे कि तुम्हारा निजेरिया गोनोरिया है, ये निजेरिया गोनोरिया जो है वो क्या करता है कि कुछ सिक्रेशन करता है जो कि तुम्हारा एंटीबॉडीज को क्लीव कर देता है, जिससे कि एंटीबॉडीज उस पर एक्ट ही ना कर सके। एंटीजेनिक वेरिएशन, टर्निंग पिलाई ऑन एंड ऑफ और स्विचिंग टू न्यू पिलस। भाई जिस पिलाई ऐसा कुछ पिलाई है ना, वो पिलाई अगर किसी हमारे होस्ट सेल से मैच नहीं कर रहा है तो वो माइक्रोऑर्गेनिज्म को बाइंड नहीं करने देगा। उस केस में क्या करता है कि वो उस पिलाई को, जो माइक्रोऑर्गेनिज्म में वो एबिलिटी होती है कि कुछ नया पिलाई बनाता है, जिसके कारण कि होस्ट सेल के साथ उसकी कंपेटेबिलिटी बन जाए और वो होस्ट सेल जो है वो पिलाई को बाइंड कर ले, और यहीं पे उसका वो एक्सेस हो जाता है कि हम अब होस्ट सेल के अंदर जा सकते हैं। मिमिकिंग द होस्ट, मैंने बताया कि कई बार क्या करता है कि वो होस्ट सेल की तरह ही अपने आप को बना लेता है, जिससे कि वो सेल्फ एंटीजन की तरह दिखता है, एंड सेल्फ एंटीजन को एंटीबॉडीज नहीं किल करता। ऑब्वियसली वो हमारा प्रोग्राम ही हुआ पड़ा रहता है कि ये हमारा एंटीजन है। कहने का मतलब कि एंटीजन जो भी हमारा प्रोटीन है उसको हम लोग एंटीजन कह रहे हैं। अब आउटसाइडर है या इनसाइड है, ये एंटीबॉडीज को रिकॉग्नाइज करने का सारा जो उसके पास जो ये मैसेज है वो शुरू में ही दिया रहता है। तो अब इस केस में क्या करता है, कई बार जो हमारा जो बैक्टीरिया है वो अपने आप को हमारे जो होस्ट सेल है वैसा मिमिक करता है, जिससे कि एंटीबॉडी समझता है कि ये तो हमारा ही पार्ट है एंड उसको वो किल नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल इसने बताया कि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस है हैज कैप्सूल ऑफ हाइलोरेनिक एसिड एंड आल्सो मेड बाय द होस्ट। ये सेम चीज जो है हाइलोरेनिक एसिड जो होता है वो होस्ट टिश्यू बनाता है, एंड ये स्ट्रेप्टोजीनस पायोजेनस जो है उनका जो कैप्सूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो उसमें ये हाइलोरेनिक एसिड पाया जाता है ना। अब वो होस्ट को कैसे डैमेज करेगा, क्या है वो डिजीज कैसे करेगा, ऑब्वियसली एक्सोटॉक्सिन का प्रोडक्शन करेगा या इंडोटॉक्सिन का प्रोडक्शन करेगा। एक्सोटॉक्सिन यानी कि सिक्रेशन को बाहर करेगा, और इसके लिए उसको कोलोनाइजेशन चाहिए। ये फूड पॉइजनिंग भी करता है, इवन अगर ऑर्गेनिज्म एब्सेंट भी रहा तो ये टॉक्सिन क्योंकि ऑलरेडी फूड में जा चुका है, अगर तुम वो फूड खाते हो तो ऑब्वियसली बीमार पड़ जाओगे। जैसे एग्जाम्पल दिया इसने स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियंस टॉक्सिन का, और या जो बोटुलिज्म जो क्लोस्ट्राइडियम बोटुलिनम स्पीसीज करता है, इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाए, लेकिन उसका टॉक्सिन क्योंकि बॉडी में फूड में प्रेजेंट होता है, एंड जब उस फूड को तुम खाते हो तो हमारे बॉडी के अंदर वो टॉक्सिन जो है वो फूड पॉइजनिंग करता है।
या इम्यून सिस्टम ऑफन टारगेट टॉक्सिन फॉर न्यूट्रलाइजिंग, ए बी है। अब कह रहा है कि जैसे वैक्सीन अगेंस्ट टॉक्सिन, इम्यून सिस्टम ऑफन टारगेट टॉक्सिन फॉर न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज। ये जो हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हमेशा ही इम्यून सिस्टम को टारगेट करता है, कुछ टॉक्सिन का प्रोडक्शन करता है, जिससे कि जैसे एंटीबॉडी भी है वो कुछ टॉक्सिन बनाएगा ताकि हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाए। तो जो बैक्टीरिया है, जो हमारा इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो कुछ ऐसा टारगेट प्रोटीन बनाएगा जो कि एंटीबॉडीज के प्रोटीन को न्यूट्रलाइज कर देगा। एबी टॉक्सिन, जैसे इसने बताया कि ए इज कैटालिटिक सब यूनिट, बी बाइंड होस्ट सेल, है ना। ये एबी टॉक्सिन में दो तरह का होता है, जो कि ए जो होता है वो कैटालिटिक सब यूनिट होता है, जो कि क्या करता है कि जो इम्यून सिस्टम है उसके टारगेट जो प्रोटीन है उनको न्यूट्रलाइज करता है, एंड जो बी प्रोटीन है वो होस्ट सेल से बाइंडिंग में हेल्प करता है। इसी तरह कई तरह के जो मेम्ब्रेन डैमेजिंग टॉक्सिन भी है, जैसे हीमोलाइसिन, ये तुम्हारा सेल लिसिस करता है, पाया जाता है स्टेप्टोलाइसिन ओ में। फॉस्फोलाइपेज होता है, ये तुम्हारा मेम्ब्रेन को क्लीव करता है, एंड दैट आर फाउंड इन द क्लोस्ट्राइडियम परफ्रिंजिंस, जो कि तुम्हारा गैस गैंग्रीन कॉज करता है। थर्ड इज द सुपर एंटीजेंस, ये जो है वो हाई इम्यून सिस्टम को हाइपर स्टिमुलेट कर देता है, एंड ये 1/5 T सेल स्टिमुलेट रेदर देन 1/10,000, एंड मतलब कि ये इम्यून सिस्टम को इतना ज्यादा स्टिमुलेट कर देता है कि जो पर सेल 1/5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या करता है कि इतना ज्यादा सेल वो बनाता है, और ये जो कि तुम्हारा फर्दर फीवर, नोजिया, डायरिया एंड वोमिटिंग कॉज कर सकता है। कई जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो शॉक करते हैं, यानी कि ऑर्गन को फेलर कर सकते हैं, या सर्कुलेटरी सिस्टम को कोलैप्स कर सकते हैं। कई जो है वो तुम्हारा टॉक्सिक सिंड्रोम देते हैं, फॉर एग्जांपल स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। इसी तरह एंडोटॉक्सिन भी सिक्रेट होता है। एंडोटॉक्सिन मींस हो गया कि तुम्हारा वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर ही बनेगा, और जब तक वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल नहीं हो जाएगा वो टॉक्सिन जो है वो रिलीज नहीं होगा। सो ये जो होता है, ऑब्वियसली जो एंडोटॉक्सिन का प्रोडक्शन है वो तुम्हारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होता है, क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के जो आउटर मेम्ब्रेन होते हैं उसमें आउटर मेम्ब्रेन पाया जाता है, और उसमें लाइपोपॉलीसैकेराइड्स लेयर होता है। सो लिपिड ए इज टॉक्सिक इफ ऑर्गेनिज्म इंटर ब्लड स्ट्रीम, उसमें तुम्हें स्ट्रक्चर में मैंने दिखाया होगा कि लिपिड ए, लिपिड ओ, ओ एंटीजन, ए एंटीजन, ये सारे जो होते हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है। एंड ये जो एक्टिवेशन ऑफ कोगुलेशन, ये जो लिपिड ए है ये तुम्हारा कोगुलेशन को एक्टिवेट करता है, एंड ये जो इम्यून सेल है इनको इन्फिल्ट्रेट करने में भी ये हेल्प करता है। अब डैमेज ड्यू टू इम्यून सिस्टम क्या क्या है भाई? इन्फ्लामेशन कर सकता है, जैसे बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। इन्फ्लामेशन की मतलब कि तुम्हारे इन्फ्लेमेंस जो बॉडी है वो स्वेल कर जाए, इन्फ्लेम्ड हो जाए, तो दैट आर कॉज बाय द निजेरिया मेनिंजाइटिस। एंटीबॉडीज, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ये जो है वो सेटल करता है किडनी और जॉइंट्स में, जैसे कि ये स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस जो कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कॉज करता है, ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को डैमेज करता है। इसी तरह जो तुम्हारे एंटीबॉडीज के क्रॉस रिएक्शन को ये कई जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि इसने एग्जांपल दिया स्ट्रेप्टोकोकस जो थ्रोट का इन्फेक्शन करता है और ये एक्यूट रिमेटिक फीवर करता है, ये तुम्हारा एंटीबॉडीज के जो उसको बाइंड नहीं करने देता है ना। So that prevent the cross reaction of antibodies with the antigen with the antibodies. Now these are all about the host microbe interaction. अब इसमें बताओ कहीं भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम है from the beginning, from the first slide. हेलो, उठे हो तुम लोग? यस मैम। यस मैम। पूछो। देखो इसमें तो कुछ ज्यादा तुम लोग को समझ में, नॉर्मल फ्लोरा समझ में आएगा। ये स्लाइड, यस मैम। कितने तरह के पैथोजेंस होते हैं ये? यस मैम। क्या कैसे कैसे प्रोग्रेशन होता है, इंक्यूबेशन पीरियड, ट्रांसमिशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पोस्टुलेट क्लियर है? जल्दी बोलो फटाफट।
बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. मॉलिक्यूलर पोस्टुलेट, इन्फेक्शन कैसे कैसे होता है, सब तो इतना अच्छे से तुमको बता दिए। कोई क्वेश्चन है? No, ma'am. इस स्लाइड को देखना तुम लोग दोबारा, हम सभी के मेल पे भेज चुके हैं, इसको रिकॉर्डिंग भी जाएगा, है ना?